दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं सत्य हुंकार। मैं आपके साथ सत्यपाल। बिहार की सत्ता में परिवर्तन हुआ। बिहार की सत्ता के बदलाव ने पूरे देश में एक नई बहस को जन्म दिया। क्या 2024 की तैयारियों में बिहार की सत्ता का परिवर्तन हुआ है? क्या 2024 में आम चुनावों के मद्देनजर नीतीश बाबू ने ये कदम उठाया है? ये बहस का मुद्दा है और ये चल रहा है और कहीं ना कहीं लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं। वैसे तो सरकारें आनी जानी हैं, राजनीतिक अनिश्चितताओं का खेल है। कमल की सत्ताधारी केंद्र सरकार राज्यों की सरकारों पर हावी होती हुई नजर आ रही है। एक के बाद एक राज्य सरकारें सत्ते में आती चली जा रही हैं, लेकिन बिहार के नीतीश बाबू ने बिहार में जाकर के मानो कमल का रथ रोक सा दिया है। बाजार में चर्चाओं का तापमान बढ़ चला है। राज्य सरकारों में जो एक डर जैसा माहौल बन रहा था कि अगला नंबर किसका हो सकता है, अंदर ही अंदर किस राज्य की सरकार की दाल पतली हो रही है। जब से महाराष्ट्र में खेला हुआ तब से तो खेला नाम को जन्म देने वाला राज्य पश्चिम बंगाल खेला के डर से सहमा हुआ था, क्योंकि कभी भी पश्चिम बंगाल में भी ये तैयारियां चल रही थी। कमल मिशन पश्चिम बंगाल में भी अपनी सेंध लगा रहा था, सुगबुगाहट थी। बिहार ने कमल का रथ ही नहीं रोका, बल्कि एक नई बहस को जन्म दे दिया। चर्चाएं होने लगी कि कहीं विपक्ष की एकजुट करके नीतीश बाबू 2024 के सूत्रधार या यूं कहें कि विपक्ष की नाव के खेवरहार तो नहीं बन जाएंगे। बिहार का इतिहास रहा है कि जिसका रथ बिहार में फंसा उसका सत्ता में टिकना मुश्किल हो जाता है। 32 साल पहले लाल कृष्ण आडवाणी का रथ लालू यादव ने क्या रोका? आडवाणी जी के प्रधानमंत्री बनने का सपना टूट गया। एक बार फिर 32 वर्ष बाद वही बिहार ने मिशन कमल की रफ्तार को रोक दिया है। पूरे विपक्ष एकजुट करने की कोशिश हो रही है। विपक्ष भी हताश और निराश है, जिसे एक चेहरे की तलाश है। जोर का झटका धीरे से देकर नीतीश बाबू ने एक अलग पटकथा लिखने की शुरुआत शायद कर दी है। आज बिहार की सरकार के मंत्रिमंडल ने शपथ ली, मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। नीतीश बाबू के पास गृह मंत्रालय रहा, जिसकी चर्चाएं जोरों पर थीं कि गृह मंत्रालय हो सकता है कि लालू के पुत्र को मिल जाए, सपुत्र को मिल जाए। वहीं जो भागीदारी हुई है मंत्रिमंडल में, वो क्षेत्रवार को देखते हुए इस बात को इशारा करती है कि कहीं ना कहीं 2024 का चक्रव्यूह रचा जा रहा है। मिथिलांचल से 10 विधायकों को मंत्री बनाया गया। भोजपुर के 7 विधायक तथा मगध से 4 विधायकों को मंत्री पद मिला है। कोसी से 2, सीमांचल के 3 तथा मुंगेर इलाके से 2 विधायक मंत्री बनाए गए हैं। ये मंत्रिमंडल का गठन भी 2024 के मद्देनजर माना जा रहा है। असल में समझना यह है कि आम चुनाव 2024 में बिहार की राजनीतिक उठापटक कैसे असर कर सकती है और बिहार में इस गठजोड़ के मायने क्या है। अगर आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस तथा वामपंथी व जीतन राम मांझी के साथ जो दलित मिलकर के महागठबंधन के साथ आम चुनावों में जाते हैं, तो समीकरण क्या बनते हैं? क्या 2024 में एक बार फिर कमल मिशन के सपने को ग्रहण लग सकता है? इसी कसमकस को लेकर के राजनीतिक पंडितों में एक बहस छिड़ी हुई है। एक बड़ा सवाल सबके जहन में चल रहा है कि अगर बिहार की राजनीतिक परिस्थितियों को समझने का प्रयास 2019 के आम चुनावों के मद्देनजर भी किया जाए तो स्थिति साफ होती हुई नजर आती है। अगर हम 2000 के आम चुनावों के हिसाब से भी समझें
तो भी आपको आंकड़ा समझ में आ जाएगा। 2019 का चुनाव नीतीश बाबू और रामविलास और भाजपा ने मिलकर के लड़ा था। बिहार में टोटल 40 सीटें हैं, 40 में से 39 सीटें एनडीए ने जीत ली। 17 भाजपा ने लड़ी थी, 17 की 17 भाजपा जीत गई और 17 नीतीश बाबू को मिली। उसमें से 16 सीटें नीतीश बाबू ने जीती, केवल 1 सीट बाहर गई और 6 रामविलास पासवान ने जीत ली। यानी 40 में से केवल 1 सीट थी जो विपक्ष के खेमे में चली गई। लेकिन हाल की परिस्थितियों में भाजपा के साथ नीतीश नहीं है, पासवान आधे आधे रह गए हैं। जो थोड़े बहुत बचे हैं वो भी डामाडोल स्थिति में नजर आ रहे हैं। वो भी अगले 1-2 महीने में भाजपा के साथ रहेंगे या महागठबंधन की तरफ चले जाएंगे। अगर वोट परसेंटेज के आंकड़े को समझें तो वो भी कम दिलचस्प नहीं है। अगर आप ये देखें कि जनता दल को बिहार में 16% वोट मिलते हैं, चाहे वो किसी भी परिस्थितियों में चुनाव लड़ें, किसी के साथ भी गठबंधन करें, ये वोट उनका कैडर वोट है, उनका वोट बैंक है जो उनको हर हाल में मिलेगा। वहीं आरजेडी के पास भी अपना खुद का वोट बैंक है। आरजेडी को 20% वोट मिलते ही हैं जो उनका अपना वोट बैंक है। किसी भी हाल में वो किसी के साथ भी चुनाव लड़ें, चाहे अकेले लड़ें चाहे किसी के साथ गठबंधन में लड़ें। कांग्रेस के पास 7% वोट है, 7-7.5%। और वहीं भाजपा का यानी भारतीय जनता पार्टी का अपना जो कैडर वोट है वो है 15% वोट। और मोदी के जो सपोर्टर हैं, ये मोदी वोट है वो अलग है, वो भी उसमें जुड़ जाता है, वो है 10%। कुल मिलाकर के भाजपा अपना 25% वोट ले लेती है किसी भी सूरत में। अब की बार उसमें भी कमी देखने को मिल सकती है। जिस तरह का महागठबंधन और विपक्ष मजबूत होगा तो कहीं ना कहीं उसमें गिरावट आने की संभावना बढ़ जाती है। कुल मिलाकर बीजेपी का कुल वोट प्रतिशत अगर 20% मान लिया जाए तब सबसे बड़ा सवाल ये बन जाता है कि एक तरफ केवल 20% वोट, दूसरी तरफ यानी महागठबंधन की तरफ 80% वोट बैंक के साथ खड़ा हो जाता है। तो बिहार की बहार भाजपा के खिलाफ बहती नजर आती है और आंकड़ा समूचे विपक्ष को नीतीश बाबू की तरफ खींच लाने के लिए मजबूर कर रहा है, क्योंकि बिहार से चली बयार पूरे देश की राजनीतिक स्थिति को बदल सकती है। इसीलिए राजनीतिक पंडितों में ये बहस छिड़ी है कि कहीं ना कहीं 2024 के मद्देनजर बिहार की राजनीति में परिवर्तन हुआ है। एक और स्थिति को समझते हैं, जिस ओबीसी के सहारे भाजपा वोटों का ध्रुवीकरण करने का काम करती है। जहां भी चुनाव होते हैं वहां कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि ओवैसी भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए चुनाव लड़ते हैं, क्योंकि वो ध्रुवीकरण करते हैं मुस्लिम वोटों। लेकिन अब की बार वो भी बिहार में चलता हुआ नजर अब नहीं आता, क्योंकि ओवैसी ने सीमांचल से 5 विधायक बनाए थे, उनमें से भी ओवैसी के 4 छोड़ के चले गए। समूचे विपक्ष के महागठबंधन में मुस्लिमों का ध्रुवीकरण हो ऐसा नहीं लगता। ओवैसी, यादव और कुर्मी एक साथ आ गए हैं। भोजपुर और मगध वामपंथियों की धरती रही है, दलितों में अच्छी पकड़ भी है, वो भी महागठबंधन के साथ खड़े हैं। ऐसी स्थिति में महागठबंधन अगर सफल हो जाता है, एक साथ अपने आप को बनाए रखता है 2024 तक, तो निश्चित रूप से मुस्लिम विरोधी आक्रामक हिंदू वाली गोलबंदी जो भाजपा की है वो बिहार में चलती हुई नजर नहीं आती। कैसे चलेगी, सवालों के घेरे में है। भले ही कमल मिशन वाले धन बल यानी ईडी सीबीआई से लैस हो, बिहार की राजनीति की एक बड़ी विशेषता रही है कि वहाँ का नेता आसानी से बिकता नहीं है, दबता नहीं है, वरना उसे जनता का सामना करना भारी पड़ जाता है। जनता उससे सवाल पूछती है। भले ही
बिहार में पटना में सत्ता का परिवर्तन हुआ हो, उसके साथ ही दिल्ली में लालू की फाइलों को खंगाला जाने लगा हो, लालू के खिलाफ कार्रवाई को तेज करने की एप्लीकेशन कोर्ट में लगाई जाने लगी हो, भले ही दबाव बनाने की उस साजिश को रचा जा रहा हो, लेकिन फिर भी सत्ता का परिवर्तन हुआ और सत्ता बदली। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं बिहार के कि नेता ईडी के दबाव में, पैसे के लालच में इतना आसानी से नहीं आते। कार्रवाइयां होंगी, ईडी एक्टिव हो चुकी है, सीबीआई एक्टिव हो चुकी है, लेकिन फिर भी ये जो गुणा गणित है ये नहीं रुकेगा। अगर हम बात करें 1991-92 की, जब राम मंदिर का मुद्दा पूरे देश में उबाल पर था, तब भी बिहार से भाजपा को फायदा नहीं हुआ। यह इस बात का सटीक उदाहरण है, सांप्रदायिकता और धार्मिकता का उन्माद सत्ता के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता। यानी धार्मिकता और सांप्रदायिकता के आधार पर सत्ता को हासिल नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब 1991-92 की रथ यात्रा को रोका गया, उसके बाद 1993 में यूपी के चुनावों में भाजपा 221 से घट गई थी, 177 पर आ गई थी। वहीं मध्य प्रदेश में बहुमत 220 से घटकर अल्पमत 177 पर आ गई थी, जबकि आरएसएस ने मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में काफी काम किया। एक बड़ा माहौल बना, हिंदुत्व, राम मंदिर, बाबरी मस्जिद का मुद्दा चरम पर था, रथ यात्रा निकाली जा रही थी, रोक दिया। बहुत सारे हिंदूवादी इससे नाराज थे और एकजुट होकर भाजपा को वोट देना चाहते थे, लेकिन उसके बाद भी सत्ता से दूर चली गई भाजपा। मध्य प्रदेश में सत्ता से दूर चली गई और उत्तर प्रदेश में घट गई, नीचे आ गई। और वहीं बात अगर लोकसभा की करें तो 91 में बिहार में केवल 5 सीट भाजपा तब जीती जब ये माहौल था, जब बाबरी मस्जिद का मुद्दा चरम पर था। लेकिन हाँ, यूपी में जरूर कुछ सीटें बढ़ाई थी उन्होंने, 52 सीटों के आसपास भाजपा को मिली थी। लेकिन हिंदुत्व, राम मंदिर, बाबरी के बाद भी 1996 में भी भाजपा सरकार बनाने की स्थिति में नहीं आ पाई। ये सटीक उदाहरण है इस बात का कि सांप्रदायिकता और धार्मिकता सत्ता दिलाए ऐसा जरूरी नहीं है। अगर बात विपक्ष के कमजोर होने की करें तो हताशा और निराशा, विपक्ष बेहताशा उत्पीड़न का शिकार है। ईडी सीबीआई की ताबड़तोड़ कार्रवाई भी विपक्ष को एकजुट होने और समझौते करने के लिए मजबूर करती है। जो लालसा है सत्ता पाने की, आज वो लालसा इस बात पर आ टिकी है कि किसी भी तरह से अपनी पार्टी को बचाया जाए, खुद को बचाया जाए, क्योंकि दिन प्रतिदिन कमल मिशन जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म कर रहा है। क्षेत्रीय पार्टियों का अस्तित्व खतरे में है, नेताओं का अस्तित्व खतरे में है। इसलिए विपक्ष एकजुट होने के लिए मजबूर हो सकता है। विपक्ष की लामबंदी अटल की सरकार को एक वोट से गिरा सकती है। यह भी इतिहास का हिस्सा रहा है। इसीलिए बिहार की सत्ता बदल राजनीति पर राजनीतिक पंडितों में चर्चाओं का बाजार गर्म हो चला है। दबी जवान मीडिया के मुद्दे, पक्ष विपक्ष के नेताओं के बयान भी इस ओर साफ इशारा करने लगे हैं। बाकी देखते हैं, देखिए, हम भी नजर बनाए रखेंगे, हमारी भी नजर बनी रहेगी। समय अनुसार परिस्थितियां आखिर क्या बनती हैं, क्योंकि राजनीतिक अनिश्चितताओं का खेल है, कुछ भी संभव है। लेकिन हां, कहीं ना कहीं 2024 की पटकथा बिहार से लिखी जा चुकी है। नीतीश का अनुभव, नीतीश की राजनीतिक समझ, हर परिस्थितियों में सरकार में बने रहने की वो कला कहीं ना कहीं 2024 में मोदी की मुश्किल खड़ी कर सकती है, भाजपा के चाणक्यों को चुनौती दे सकती है। देखना होगा
स्थितियां परिस्थितियां क्या बनती हैं। हमारी भी नज़र बनी हुई है और आप भी देखते रहिए और जुड़े रहिए सत्य ओंकार के साथ। एक बार फिर मिलता हूं, तब तक लेता हूं इजाज़त। नमस्कार।